प्रणाम। श्री राम मंदिर पुनर्निर्माण कथा चौथे और अंतिम भाग में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला के अंतिम हिस्से में हम लोग थोड़ी बात राजनीति, सरकारों के बीच की राजनीति, दलों के बीच की राजनीति और अंत में अयोध्या और राम मंदिर के महत्व, क्योंकि कल प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं और अयोध्या का महत्व महात्म क्या है इस पर बातचीत करेंगे। और तय है कि पहले से इस बातचीत को करने के लिए हमेशा की तरीके से हमारे साथ ब्रजेश शुक्ला जी हैं, जिन्होंने पूरे आंदोलन को ही नहीं देखा बल्कि उसके धार्मिक, ऐतिहासिक पक्षों को भी बहुत कायदे से दस्तावेज रूप दिया, उसको समझा, लिखा, पढ़ा। ऐसे बहुत कम पत्रकार हैं उत्तर प्रदेश में और देश में जिन्होंने इतना बड़ा काम किया होगा। बहुत बहुत स्वागत है ब्रजेश जी आपका। ब्रजेश जी, जब 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद ढहाई जा रही थी और जो सिलसिलेवार ढंग से हुआ, तो तय बात है कि उस समय सरकारें बिल्कुल हिल गई थी। सरकारों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। लखनऊ में कल्याण सिंह बैठे थे और दिल्ली में नरसिंह राव जी थे, और इस गिरने की, बाबरी मस्जिद के रहने की ध्वनि जो है वो दिल्ली तक, क्या पूरे विश्व तक जा रही थी। तो सरकार में बैठे लोग क्या सोच रहे थे, और पार्टियों का मतलब एक कांग्रेस पार्टी थी जिसका नेतृत्व नरसिंह राव एक उसके तरीके से कर रहे थे, प्रधानमंत्री की तरीके से देख रहे थे और उसको पूरा निपट रहे थे। दूसरी तरफ अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी की तिगली थी, और लखनऊ में कल्याण सिंह थे। कल्याण सिंह के ऊपर सबसे बड़ा दबाव था। कल्याण सिंह उस समय क्या कर रहे थे और नरसिंह राव जी ने क्या क्या किया, ये हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। तो शायद मुझे लगता है कि अभी भी बहुत लोगों को इस बारे में बहुत सारे खुलासे नहीं हुए हैं। जी अबू जी, तुम्हें ये लग रहा था कि एकात्मक आर्थिक होगी, सभी चिंत थे। कल्याण सिंह ने सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दिया था, कहा था कि कोई किसी भी कोई अधूरी नहीं होने दी जाएगी, और उन्होंने एक शपथ पत्र दिया। करीब 10 बजे कल्याण सिंह अपने मुख्यमंत्री आवास के ऊपर वो बताते हैं कि अपने तेल मालिश कर रहे थे, और उसी समय एक अधिकारी ने आकर उन्हें बताया कि सर सेवक विवादित स्थल पर बाबरी मस्जिद पर चढ़ गए। उन्होंने इनको एकदम कैसे पास अभी सूचना आ गई है, वो लोग और अपनी नेताओं से कहिए कि वो लोग उतरने की अपील करें। सारे प्रयास हो रहे हैं, लेकिन उतर नहीं। तब तक ये सूचना दिल्ली जा चुकी थी। आईबी की टीम वहां लगी हुई थी, सामने भी यहाँ पर वो बाकायदे रिकॉर्डिंग भी कर रहे थे और दिल्ली को सूचना भी दे रहे थे। पल पल की जानकारी नरसिम्हा राव तक पहुंची। नरसिम्हा राव को यही जानकारी दी थी चढ़ गए हैं, कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदे मुख्यमंत्री को फोन लगाया, तत्काल कल्याण सिंह से बात कराइए। कल्याण सिंह जी को बताया गया प्रधानमंत्री आपसे बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा तो किस समय होगा, मैं बात करूंगा, अभी नहीं। इस तरह हर 10 मिनट में, हर 15 मिनट में सीएमओ कल्याण सिंह जी को फोन करता रहा, और कल्याण सिंह पहले सबसे बात कर लेना चाहते थे, सबसे समझ लेना चाहते थे। अंत में दोपहर के बाद उनकी बातचीत हुई, लेकिन उनके अब तक कल्याण सिंह ने निर्णय कर लिया था किसी भी सूरत से नहीं करेंगे। अधिकारी को क्या किया जाए, क्या वो उनको उतारा जाए तो कैसे उतारा जाए, इसके लिए क्या किया जाए।
अधिकारी ने कहा साहब ऐसी कैसे हो सकता है, कुछ करना होगा। उन्होंने कहा आप एक प्रारूप बनाइए, मैं उसके आदेश दिए दे रहा हूँ कि किसी टीमों को गोली नहीं चलाई, इसकी जिम्मेदारी मैं लूँ। मुझे याद है कि 2:30 बजे करीब प्रमुख सचिव ग्राम कल्याण सिंह के आवास की तरफ आए। उनके हाथ में फाइल थी, उसमें वो प्रस्ताव था। कल्याण सिंह ने उसमें स्पष्ट लिखा कि किसी किस्म के बल प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें समझा बुझा के उतारना चाहिए। बल प्रयोग की इजाजत हम नहीं देते। उसकी पूरी जिम्मेदारी, जो भी परिणाम आएंगे उसकी जिम्मेदारी में लेते। इसके बाद प्रधानमंत्री लगातार इस बात की प्रयास करते रहे। वो चाहते थे कि कल्याण सिंह इस बात की जिम्मेदारी लें और उनको बनाए, क्योंकि जानते थे कि उनके किसी प्रधानमंत्री कहने से वो लोग नहीं करने वाले। वो चाहते थे कि सब कल्याण सिंह करें। ये सब जोड़ आजमाइश में 4:40 पे भाषा पूरी तरह गिर गई। तो वहां की जिला प्रशासन ने ये सूचना दी मुख्यमंत्री को कि साहब भाषा गिर गया है, पूरी तरह जमींदोज कर दी गई है बाबरी मस्जिद। तब कल्याण सिंह ने एक निर्णय लिया और उन्होंने बाकायदे एक त्याग पत्र तैयार किया और त्याग पत्र लेकर के राजभवन में राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा और सवाल इकट्ठा थे लोग। वो एक जानना चाहते थे कि कल्याण सिंह इस मामले में, इतनी बड़ी महत्वपूर्ण मामले में कैसे क्या। तो एक पूरा हुजूम था पत्रकारों का लखनऊ में। उन्होंने जो है वो त्याग पत्र दे के निकले, अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े, उनको मिलने भेज दिया। कहा कि साहब इतनी बड़ी घटना हो गई है, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आप जिम्मेदारी के लिए जो हुआ है बाबरी मस्जिद गिराई गई है, उन्होंने कहा ये जिम्मेदारी कौन है, जिम्मेदार कौन है कौन नहीं है ये इतिहास तय करेगा। मैंने अपनी जिम्मेदारी ले ली है अपने ऊपर, मैंने इस्तीफा दे दिया। अब ये कहकर वो अपनी गाड़ी में बैठ गए, चले गए। उधर अटल जी इस बात को लेकर काफी परेशान थे। अटल जी ने बयान भी दे दिया था कि किसी भी सूरत पे ये बहुत गलत हुआ है, इसका बहुत, उन्होंने काला दिवस तक कहा अटल जी ने। आडवाणी जी को फोन किया, आडवाणी जी ने कहा कि लाख प्रयास के बावजूद वो लोग नहीं उतरे, हमने बहुत प्रयास किया। उसके बाद मेरा वहां से चले जाना ही उनके साथ, चले गए। मुझे याद है मैं अयोध्या से लखनऊ आ गया था, देर रात करीब 1:30 बजे आडवाणी के आने की सूचना दी। आडवाणी आए, उनका काफिला लाल चंदन जैसे थे पहले मालवनी से 9 मालवनी, वहां पर काफिला था, सर झुकाए हुए और जाके उनके अंदर चले हुए। सुबह उनको दिल्ली लौटना था, 11 बजे फ्लाइट थी। सुबह उनको पूछा गया कि आप चाय पी लीजिए, तो उन्होंने कहा कि चाय पी लीजिए, तो उनका कुछ टेस्ट वगैरह का नहीं। तो मैंने और उनका काफिला रवाना हो गया हवाई अड्डे की तरफ, तो चले गए। तो इस तरह उधर जब कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया, तब कांग्रेस नेतृत्व को ये लगा ये तो बाजी मारे ले जा रहे हैं, इस्तीफा दे दिया है, तो उन्होंने उनको बर्खास्त कर दिया था। फिर इसमें जो आजमाइश करती रही कि मैंने इस्तीफा दिया या वो कहते थे हमने बर्खास्त किया, ये चलता रहा। वास्तव में नरसिम्हा राव सारी जिम्मेदारी कल्याण सिंह पर थोप देना चाहते थे और कल्याण सिंह ने एक अपना हथियार निकाल दिया था कि साहब सुरक्षा मैंने बहुत की, बड़ा प्रयास किया। सुरक्षा फिर श्रीमती इंदिरा गांधी की भी थी, लेकिन उनकी भी हत्या कर दी गई थी। अब उनको क्या कर सकते हैं, वो अपनी बात कह रहे थे और नरसिम्हा राव सारे ऊपर सारा ठीकरा कल्याण सिंह पर तोड़ रहे थे। दूसरी तरफ नरसिम्हा राव विरोधी थे, अर्जुन सिंह, ये लोग बाकायदे दबाव बनाए हुए थे। उन्होंने कहा कि साहब ये बहुत बड़ा घटना हुई है और इसके जिम्मेदार प्रधानमंत्री स्वयं थे, और उन्होंने पार्टी के अंदर इस बात की बड़ी तीखी आलोचना की। उसका परिणाम था कि 4 राज्यों की सरकारें हुए, तो उसके परिणाम थी। वहाँ पर एक स्थायी ढांचा तैयार हो चुका था, विराजमान हो चुके थे, बीजेपी के साथ 4 सरकारें जा चुकी थी, बीजेपी की सरकार का
लेकिन एक तरफ सरकारों की बातचीत हो रही थी, सरकारों में पूरा वो चल रहा था, दूसरी तरफ राजनीतिक रूप से क्या गतिविधियां हो रही थी, वोट बैंक को चुराने को लेके क्या गतिविधि हो रही थी, उसके अलावा अपना वोट बैंक बनाने के लिए क्या गतिविधि हो रही थी। तय है कि इस सब गतिविधियों में कांग्रेस भी शामिल थी, भारतीय जनता पार्टी तो आगे थे ही, और भी छोटी पार्टियों से लेकर के समाजवादी पार्टी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार रही है, बल्कि उस दौर में थी। तो ये सब किस तरीके की गोटियां खेल रहे थे, किस तरीके के शह मात के खेल में शामिल थे। देखिए, उस दिन रात को मुलायम सिंह आवास की तरफ हम लोग गए थे और उनके यहाँ बाकायदे लोग आ जा रहे थे, लोग मिल रहे थे, उनसे बात कर रहे थे, बन रही थी। उधर जो बीजेपी एक धीरे धीरे जो उसकी गलती हो गई, गलत हो गया, काला, उससे वो आक्रामकता की तरफ बढ़ गई धीरे धीरे। कांग्रेस जो है, एक गलती नरसिम्हा राव ने जिस दिन बाबरी मस्जिद गिरी उसी रात का संगठन किया, उन्होंने कहा कि वहां पर मस्जिद का निर्माण किया जाएगा। मुझे याद है एक वरिष्ठ पत्रकार थे, इंडियन एक्सप्रेस के ब्यूरो उसके सिपाही मुझे उनके साथ काम करने की इजाजत नहीं थी, तो उन्होंने बाकायदे उनका ये और गलत हो गया। मुझे भी लगा ये जो निर्णय है इससे और उत्तेजना फैलेगी, और ये घोषणा होते ही बीजेपी और आक्रामक हो गई। उसने कहा साहब कैसे निर्माण कर, उसको एक मौका मिल गया साहब, जो समस्या का निदान हो रहा था, जो हो गया, उस पर आप कैसे निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद ये राजनीति शुरू हो गई कि मैं बनने नहीं दूंगा। उन्होंने कहा मैं वहां बनेगी, और इस तरह जो गिराने वाला मामला था वो पीछे चला गया, और ये बीजेपी आक्रामक होकर के बाकायदे मैदान में आ गई। फिर लाल का संडवानी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, इन्हें गिरफ्तार किया गया, इन्हें बाकायदे झांसी के गेस्ट हाउस में ले जाया गया और वहां रखा गया। और उसके बाद बीजेपी ने एक रणनीति बनाई। रणनीति ये थी कि जो उसके जिनको उसमें हीरो कहा जाता था राम जन्मभूमि का कल्याण की, उनके नेतृत्व में एक जनादेश यात्रा पूरे देश में हुई थी, और कल्याण सिंह बाकायदे उसमें बताते थे हर मीटिंग में कैसे राम लला ने उन्हें आदेश दिया कि मस्जिद को ढा दिया जाए। राम लला ने उनसे कहा वो स्थापित कर दिया जाए। राम लला ने उनसे कहा कि मेरे लिए मंदिर को कैसे क्या होगा। उन्होंने बाकायदे ये बोलते थे, और जनता बहुत प्रसन्न होती थी। उन्हें जो जनमानस था उन्हें लगता था ये राम जन्मभूमि के नायक है, इसका भरपूर फायदा उठाया बीजेपी ने, और जनादेश यात्रा पूरे देश में। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जो है वो का वनवास जो है वो लगभग 35 साल का होने जा रहा है, या लगभग हो गया बल्कि कहना चाहिए। तो इस कांग्रेस के वनवास के लिए अयोध्या आंदोलन कितना जिम्मेदार है? देखिए ठाकुर जी, ये आंदोलन पूर्णतः जिम्मेदार। कल मैंने कहा था कि इस आंदोलन ने बहुतों को राजा बना दिया, बहुतों को रंग बना दिया। उत्तर प्रदेश, हाँ, ये राजा रंग की कहानी जरा थोड़ा विस्तार से। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को उसने रंग बना इस आंदोलन। हुआ ये कि कांग्रेस जो रास्ते में चली थी उससे हिंदू को ले गए, हिंदू मतदाताओं का एक वर्ग का समर्थन बीजेपी को पास चला गया, और मुस्लिम मतदाता जो कांग्रेस के परंपरागत वोटर थे वो चले गए मुलायम सिंह के, बीपी सिंह के। कांग्रेस की बात कुछ नहीं। आप देखिए उसके बाद एक और घटना हुई कि जब सरकार गिरने वाली थी, जनता दल का विभाजन हो गया था, चंद्रशेखर और बीपी सिंह के बीच, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री हो गए, तब कांग्रेस ने मुलायम सिंह को समर्थन दिया, और ये समर्थन, कांग्रेस का समर्थन, ये और उसके लिए घातक हुआ। अब आप उसको देखेंगे कि उनके सारे मतदाता में जिस गणित से कांग्रेस सत्ता में आती थी दिल्ली में भी, वो मतदाता उससे छिटक गया। मुस्लिम मतदाता मुलायम सिंह के साथ चला गया,
और 100 में 90% चला गया उनके साथ। हिंदुओं का जो वर्ग, ब्राह्मण वर्ग था, ये सब लोग मिलकर के कांग्रेस को जिताते थे, वो लोग बीजेपी के साथ चले गए। कांग्रेस के पास कुछ नहीं। कांग्रेस इस राम जन्मभूमि आंदोलन में उस भंवर में फंसी जहां पर उसके लिए कोई रास्ता नहीं शेष बचा, वहां पर उसके लिए कोई स्कोप नहीं था और ये फंसते चले गए। अब आप देखिए, आज भी मैं कह रहा हूं, हर बार लोग उम्मीद करते हैं कि अब उत्थान होगा कांग्रेस का, अब लौटने वाली, लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थितियां ऐसी नहीं है। उत्तर प्रदेश की अलग स्थितियां हैं और इसकी शुरुआत राम जन्मभूमि आंदोलन, बाबरी मस्जिद आंदोलन से ही होती है। नहीं, कांग्रेस ने फिर वापसी की भी कोशिश की उस मामले में। वो बात दूसरी कि उत्तर प्रदेश में उसकी वापसी कभी नहीं हो पाई, लेकिन राहुल गांधी गाहे बगाहे अपने आप को ब्राह्मण और कानकुब्जी ब्राह्मण और नए नए कितने तरीके के ब्राह्मण बताते रहे हैं और वो बहुत फलीभूत नहीं हो पाया। क्या वो रणनीतिक कमजोरी थी या कभी इस तरफ जाना, कभी उस तरफ जाना, कभी कुछ बताना, कभी कुछ बताना, ये मजबूरी थी? देखिए अबू जी, इसका विश्लेषण नहीं किया गया सही ढंग से। आप देखिए, कांग्रेस, अभी दिग्विजय सिंह ने एक बयान दिया है कि राजीव गांधी की इच्छा थी कि महामंत्री बने, कि कल ही बयान दिया, 2 दिन पहले बयान दिया। वास्तव में आप ट्रंप से देखें, मस्जिद ने मूर्ति स्थापना से लेकर के बाकायदे उसके शिलान्यास तक का ये सफर कांग्रेस के नेतृत्व में। 1 फरवरी को जब ताला खुलता है तब वहां पर सरकार थी दिल्ली में राजीव गांधी के, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की। तो कांग्रेस पहले एक रास्ते में चली जाती, लेकिन उसके बाद 89 के चुनाव हारने के बाद उसे लगा कि उसके पैर गलत हो गए, क्योंकि अयोध्या से प्रचार शुरू करना, ये सब वो एक वही रास्ता था जो संघ परिवार अपना रास्ता, वो ज्यादा आक्रामक थे, कांग्रेस इतने आक्रामक नहीं हो सकती। तो इसके बाद कांग्रेस ने पैर वापस खींचे। और जहां तक ये ब्राह्मण का सवाल है, तो मैं भी ब्राह्मण हूँ, जैसे नहीं पहने, इससे अब राजनीति इस दायरे में नहीं चलती। अब राजनीति बहुत कुछ बदल गई है। वो प्रतीकों की राजनीति वो होता था साहब, जब ये माना जाता था, ब्राह्मण ये मानता था कि पंडित जी का परिवार है, मुसलमान ये मानता था इनके रहते हम सुरक्षित रहेंगे, दलित ये मानता था। तो कांग्रेस ने बहुत कुछ किया उत्तर प्रदेश में। अब पिछले चुनाव मैंने देखा कि कुछ वोट लौटे हैं मुस्लिम वोट, लेकिन वो तब तक पूरी तरह नहीं लौट सकते जब तक आपका अन्य वोट नहीं है, तब तक आप यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, चाहे कितने ही प्रयास कर लें। वास्तव में चमत्कार की राजनीति, व्यक्तित्व और चमत्कार की राजनीति खत्म हो चुकी है। अब बहुत ही रिजल्ट पर डिपेंड करता है, वो उसी हिसाब से सवाल पूछते हैं, उसी तरह से जवाब देते हैं। इसलिए कांग्रेस का काफी नुकसान हुआ। अब जब 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्माण मंदिर का शिलान्यास करने जा रहे हैं, तो ये बहुत जानना जरूरी होगा कि अयोध्या का महत्व क्या है, अयोध्या को किस रूप में आगे देखा जाना है और पहले कितना बड़ा महत्व था। मुझे लगता है कि ये समझना और जानना बहुत जरूरी है। वास्तव में अयोध्या का हमेशा महत्व रखा है। अपने ये पौराणिक ग्रंथों में देखें कि साकेत नगरी का हमेशा महत्व है। और अयोध्या, जहाँ युद्ध ना होता वो अयोध्या है, जहाँ शांति का वास हो वो अयोध्या है। और जब राम 14 साल बाद वनवास से वापस आते हैं अयोध्या, इसका वर्णन राम ने स्वयं अपने मुख से किया है। जब उनका पुष्पक विमान अयोध्या के ऊपर चक्कर लगाता है, तब वो जो विमान में और लोग बैठे थे, सुग्रीव थे, हनुमान थे, लक्ष्मण थे, सीता थे, सबको उस अयोध्या के बारे में बताते हैं और उनकी उसको अद्भुत ढंग से आवाज जन
अवधपुरी संप्रिय ने तो या प्रसंग जाना, जन्मभूमि अवधपुरी सुहावन, उत्तर दिशा बासरजी। कहते हैं कि ये मेरी जन्मभूमि है और इसके उत्तर में सरयू नदी बहती है। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना का ऐसे, यद्यप लोग बैकुंठ का बखान कहते हैं कि बैकुंठ, यद्यप सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण निगम जग जाना। वेद और पुराण इसका वर्णन करते हैं कि बैकुंठ सर्वश्रेष्ठ है। जन्मभूमि संप्रिय नहीं को या प्रसंग जाना है, लेकिन इस जन्मभूमि से ज्यादा कोई नहीं है। और ये सब तो लोग जानते हैं। मम अति प्रिय मोई यहाँ के वासी, यहाँ के लोग रहने वाले मुझे बहुत ही मेरे से स्नेह है और मैं इनको स्नेह करता हूँ। अति प्रिय मोई यहाँ के वासी, मम धामदा, ये मेरा और अयोध्या उतना ही वो रहा है। आप समझ लीजिए कि जब तुलसी रात किया, पहले भी आके जब 5 साल के थे तब भी आकर के अयोध्या के पास ही रुके थे, उनके अपने गुरु के यहाँ। इसके बाद जब 78 साल के थे, रामचरितमानस की रचना शुरू की, तब उसकी शुरुआत अवधपुरी तब इन्होंने 16 कथा हरिपद गीता नवमी धाम वार मधुमासा अवधपुरी या चरित, अवधपुरी में चरित्र जो है ये लिखा जाए। तब उन्होंने अयोध्या से शुरुआत की। उसके बाद रामचरित इसके बाद बहुत बड़ा भाग बनारस भी लिखा गया। लेकिन अयोध्या जो है, आप अयोध्या में आप जाइए, देखिए, आप समझ लीजिए पूरा भारत अयोध्या आता है। उनकी श्रद्धा देखिए, राम के प्रति उनका समर्पण देखिए, वो लोग आते हैं। अयोध्या में अभी भी कोई ज्यादा सुविधाएं नहीं है, सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन तमाम तो इधर उधर सो जाते हैं, बहुत ज्यादा रहने की स्थान नहीं, लेकिन लोगों का जो अयोध्या का लगाव है और ये जो है उसी में नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और वो अपने में एक करीब दाता है और एक इतिहास की रचना होने जा रही है, समझ सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि कोरोना काल है और इसको कैसे ढंग से आयोजन होता है ये कुछ नहीं बताया। अब हम तो ये कामना ही करते हैं कि भगवान श्री राम का मंदिर का पुनर्निर्माण जो है वो बहुत भव्य हो, बहुत अच्छा हो, और साथ ही साथ ये भी कामना करते हैं कि पूरे देश में अब धार्मिक सद्भाव की एक नई पहल हो, नए तरीके से पूरा लोग समझें, एक दूसरे को करें। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अब राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण शुरू होने जा रहा है। इस जगह से सभी को संकल्प लेना चाहिए, आगे अब वो विवादित मुद्दे नहीं होते। एक इतिहास का यहाँ से जो वो हो रहा है, एक उनकी जो हासिल किया उन्होंने, अब उनका मंदिर बन रहा है, तो वो मंदिर इसीलिए है कि अब आप नए मुद्दे ना उठाएं, चैन और शांति से इस देश को में रहें और सभी को साथ लेके चलें, सभी के पास समर्पित रहें, सभी को न्याय दें, सभी को गले लगा के चलें। ये देश इसी संस्कृति में पला बढ़ा है, इसी को हम लोगों ने भी देखा है, तो इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब आगे विवाद नहीं होने चाहिए, इस विवाद को अब इसको इसी जगह पराक्षेप होना चाहिए। वो अब आगे कहीं ऐसा ना हो अपने निजी स्वार्थों के लिए कोई नए नए मुद्दे उठाए जाएं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। बिल्कुल सही कहा आपने। अब हम यही कामना करते हैं कि भगवान श्री राम का मंदिर का पुनर्निर्माण जो हो रहा है वो बहुत भव्य हो, मंदिर बहुत भव्य रूप में सामने आए, और साथ ही साथ अब ये भी कामना हम सबको करनी चाहिए कि देश एक नए सांप्रदायिक सौहार्द के रूप में सामने आए, जो अब कोई बारी किसी चीज की नहीं रह गई है। अब बारी वगैरह के खेल खत्म हो जाने चाहिए। भगवान श्री राम का मंदिर बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन अब आगे कुछ ना हो, ऐसी कोई घटना ना हो, ये हम कामना करते हैं और सभी से प्रार्थना भी करते हैं।
बहुत बहुत आभार ब्रजेश जी आपका कि आपने अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर पुनर्निर्माण की कथा को विस्तार से समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया।